के लिए जो 4-5 जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको, वही इतना एक दलदल की तरह होता है कि खींच लेते हैं एक फाउंडर को, राइट? एक छोटा-सा प्रॉब्लम सॉल्व करके 1 लाख 2 रुपए कमा के कुछ मिलेगा तो नहीं। जब तक हम एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप वेंचर को देखें, तो उसमें एक इन्वेस्टर क्या देखते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। हम स्टार्ट करते हैं जस्ट एक आपके ब्रीफ के साथ, ताकि ऑडियंस थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So, as you know, my name is Siddharth, and currently I'm based out of Chennai in India, which is the southern part. So I'm presently working with my family office, and as a family office, we keep investing in distinct asset classes. तो हम अलग-अलग तरीके के asset classes में invest करते हैं, और वही हमारा core है। अभी तक हमारा maximum investments real estate में है। उसके अलावा हम प्राइवेट इक्विटी में, पब्लिक इक्विटी में, कमोडिटीज में और बहुत अलग अलग तरीके के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। सो एज अ फैमिली ऑफिस हमने डिसाइड किया लगभग पिछले साल कि हम एक पर्टिकुलर एलोकेशन हमारे फंड का जो है स्टार्टअप्स की तरफ देखेंगे, स्टार्टअप्स को एक नए एसेट क्लास की तरह एक्सप्लोर करेंगे। और इसकी सबसे मेन वजह आ जाती है इसके पीछे कि आप इंडिया में अगर अभी जो देख रहे हैं, जो वेस्ट से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है स्टार्टअप्स का, या एक वेव जो आ रहा है, राइट, उस पे हम बैंक करना चाहते हैं। और इंडिया में इतने नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतने अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, और ये इतना बड़ा मार्केट है आज के डेट में, तो उसमें हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो दैट इज अ बिट अबाउट मी एंड अ बिट अबाउट व्हाट वी डू। थैंक यू सर। सो अब जैसे हम पॉडकास्ट में बात करते हैं, नॉर्मल डिस्कशन हर किसी के साथ चलता है कि स्टार्टअप्स क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बट इस वाले को थोड़ा सा हम डिफरेंट रखते हैं, थोड़ा सा मोर इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स के लिए भी। ठीक है, तो एज अ लेमैन लैंग्वेज इन पॉइंट ऑफ अ स्टार्टअप, इफ आई विल आस्क यू, व्हाट डज एन इन्वेस्टर सी इन अ स्टार्टअप? ओके, सो ओके, तो ये एक्चुअली जितना इजी क्वेश्चन लगता है ये उतना है नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बट हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट? विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अब एक स्टार्टअप या एक कंपनी को उसके स्टेज के हिसाब से डिफाइन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स एक स्टार्टअप या कंपनी को देखते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट वेरी मैच्योर्ड, जो एक अर्ली स्टेज पे है, राइट? सो अगर हम एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप वेंचर को देखें, तो उसमें एक इन्वेस्टर क्या देखते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। सबसे पहले अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पे हैं एज अ फाउंडर और एज अ स्टार्टअप, देयर आर ओनली 2 or 3 ways to get yourself running in terms of capital. नंबर 1, सेल्फ फंड करो, बूटस्ट्रैप करो और बढ़ो। नंबर 2, बाहर से फंडिंग रेस करो। अब जब बाहर से फंडिंग रेस करने जाते हैं तो इन्वेस्टर्स आते हैं, और उस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जो एक अर्ली कंपनी या अर्ली स्टेज वेंचर को बैक करते हैं, राइट? तो अब हम शिफ्ट करते हैं कि एक इन्वेस्टर क्या देखता है, स्पेसिफिकली एक एंजल इन्वेस्टर क्या देखता है, राइट? सो अब जैसे आपको मालूम है कि स्टार्टअप है और कोई ट्रैक्शन नहीं है, एक आइडिया है, एक जज्बा है फाउंडर में, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइंड है, ये सब एक बेसिक होने के बाद जो इन्वेस्टर देखेगा वो होगा कि फाउंडर कौन है, एक्चुअली उसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपकी फाउंडिंग या जो आपकी कोर टीम है उसका बैकग्राउंड क्या है, और आप इस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड है या नहीं है, कि इसमें कुछ आइडिया है या नहीं है, राइट? नंबर 1 तो वो चीज हो गया। नंबर 2, एक एंजल इन्वेस्टर ये भी देखेगा कि ये जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने डिफाइन किया है, ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं अरे कुछ प्रॉब्लम ढूंढते हैं, उसके अराउंड सोल्यूशन बनाएंगे, बट कभी कभी वैसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं होती, तो उधर कभी कभी मार खा जाते हैं। इसलिए एंजल इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है या नहीं है। और उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाए कि मार्केट कितना बड़ा है। अब मेरे को एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके 1 लाख 2 रुपए कमा के कुछ मिलेगा तो नहीं। जब तक प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होगी और आप उसके अराउंड एक सोल्यूशन नहीं बना सकते, उतना बड़ा मार्केट नहीं कैप्चर कर सकते, तो ना आपका स्टार्टअप पैसा बनाएगा, ना आप पैसे बनाएंगे, ना हम पैसे बनाएंगे एज इन्वेस्टर्स, आई एम सेइंग, राइट? तो ये एक हो गया चीज जो हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं। तो टू रिवाइज आई वुड से फाउंडर, द बैकग्राउंड ऑफ द फाउंडर, डोमेन से कैसे रिलेटेड है वो। द नंबर 2 इज कि इज इट रियली अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप बात कर रहे हैं वो सही में है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या बनी बनाई चीज है। एंड नंबर 3 आ जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन ही है तो इसका मार्केट कितना बड़ा है, राइट?
So I think these are the three core things that we look at in an early stage company from an angel investor's point of view. अभी जैसे जैसे आपका स्टार्टअप बढ़ता है, आप थोड़ा ट्रैक्शन गेन करते हैं, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स स्टार्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द वेंचर, जिसमें इंस्टीट्यूशनल मनी आ जाता है, वेंचर कैपिटल आ जाता है, आगे स्टेजेस पे आते हैं, which might be a post series A round for that matter, and things in that bracket. तो तब जो मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी ग्रो कर पा रहे हैं, जो एक इन्वेस्टर देखेगा, जो इंस्टीट्यूशनल मनी होता है या वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, कि आप कितनी जल्दी ग्रो कर पा रहे हैं ऑलरेडी, कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं पैसे लेने के बाद, राइट? नंबर 2 वो हो गया. एंड द थर्ड वन वुड बी कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो जो ट्रैक्शन आ रहा है आपके पास, उसको आप सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब मैं नहीं चाहता कि एज एन इंस्टीट्यूशन और एज अ वेंचर कैपिटल, मैं ये नहीं चाहता कि आप एक कोई बहुत बड़े मार्केट का छोटा सा हिस्सा कैप्चर करें, राइट? आई वांट यू टू किल योर कंपटीशन एंड बी द लार्जेस्ट प्लेयर इन द मार्केट. से एडटेक में आज बायजूस सबसे बड़ा है, गिविंग योर वे एग्जांपल, राइट? सो अगर ब्रीफली 2 स्टेजेस में डिवाइड करें तो ये जवाब निकलता है कि एक इन्वेस्टर क्या देखता है. ऑल्सो टू मेंशन, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो जो कॉमन चीज होती है, चाहे वो अर्ली स्टेज कंपनी हो या थोड़ा मेच्योर्ड कंपनी या स्टार्टअप हो, जो एक इन्वेस्टर देखता है वो है कि आप फंड्स को कैसे यूज करेंगे. वो सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? कि ओके फाइन, आप अगर थोड़ा मेच्योर कर गए, आपने प्रोडक्ट बना लिया, तो आपको ज्यादा पैसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाने की जरूरत है, तो वो एक अलग तरीके का कैपिटल एलोकेशन हो गया. या आपको सिर्फ ग्रोथ मनी चाहिए, आप बोल रहे हैं मेरे को पैसा बर्न करके अपने स्टार्टअप को बढ़ाना है, 1000 यूजर्स एक्वायर करने फॉर एग्जांपल, वो एक अलग तरीके का एलोकेशन हो गया कैपिटल का. तो आप किस तरीके से उसको यूज करते हैं, वो भी एक इन्वेस्टर जरूर देखता है. यस सर, मतलब ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ना एक स्टार्टअप के अंदर होती है कि भाई मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरे को देखते क्या है इन्वेस्टर्स, तो वो चीज बहुत जरूरी है. मेरे ख्याल से साथ में ना अर्जेंसी ऑफ प्रॉब्लम भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है. टाइमिंग, आई वुड से, या टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अभी सेम थिंग एज यू आर सेइंग वेरी करेक्टली, राइट, कि अर्जेंसी ऑफ प्रॉब्लम तो हो गया एक चीज. उसके अलावा में ओके फाइन, लेट्स एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. जब ओला आया होगा इंडिया में, राइट, फॉर एग्जांपल, ओला का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि अभी सब जगह ओला है, उसने स्कूटर निकाला है, S1 Pro, सब जगह उसकी बात चल रही है, तो उसका नाम दिमाग में, तो उसका एग्जांपल लेते हैं. ओला इज एन उबर बेस्ड कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन इंडिया में वो तब आया जब मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ रहा था. ज्यादा नहीं हुआ था लेकिन बढ़ रहा था. तो उसको मालूम था कि इतने यूजर्स के पास मोबाइल है जो इंटरनेट यूज करते हैं, इतने यूजर्स को टैक्सीज की जरूरत होती है, और वो मार्केट में हम कैप्चर कर सकते हैं. सो यू आर ऑन पॉइंट व्हेन यू से कि अर्जेंसी कितनी है. सही बात है. एग्जैक्टली सर. तो अब जैसे अभी हमने बात करी कि एक इन्वेस्टर क्या देखता है, अब बात करते हैं कि अगर एक स्टार्टअप को इन्वेस्टर ने मना कर दिया है या फिर किसी भी रीजन से पिच डेक पास कर दी है, तो अक्सर फाउंडर्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स को रीच आउट करना स्टार्ट कर देते हैं. हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने ऐसे इन्वेस्टर को रीच करा हो जो कि उनके सेक्टर में नहीं करता, तो डेफिनेटली उनको अदर्स के पास जाना चाहिए. बट अगर कोई इन्वेस्टर या कोई भी वीसी फर्म उनका पिच डेक पास कर रही है, तो क्या एक फाउंडर माइंडसेट से उनका क्या रिएक्शन और क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उसको लेकर? ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? और यहाँ पे चलिए, ओके, लेट्स कीप द एस्पेक्ट असाइड कि शायद इन्वेस्टर डोमेन सेम डोमेन से नहीं बिलोंग करता या सेम डोमेन में इन्वेस्ट नहीं करता, उसको हटा के अगर एक इन्वेस्टर पास कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, राइट? तो इस चीज में आपको 2 चीज वापस समझना जरूरी है कि आप किस स्टेज पे हैं. अगर आप एक वीसी से पैसा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स लुक एट द लार्जर पिक्चर यार. वो जो वीसी फर्म कंपनी है, वो खुद के पैसे नहीं लगा रही, वो खाली जनरल पार्टनर्स है एक वेंचर कैपिटल फर्म में, जो लिमिटेड पार्टनर से पैसा रेस करती है, उसका एक फंड बनाती है और फिर एलोकेट करती है, राइट? तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि वो फंड का थीसिस क्या है, राइट? अगर आपका स्टार्टअप उसके थीसिस के अराउंड नहीं रिवॉल्व करता, तो वो आप में पैसा नहीं लगाएंगे. सिंपल है, क्योंकि वो खुद का पैसा नहीं है, वो उनको जवाबदारी है देने को, राइट? ये एक चीज हो गया. अभी दूसरा चीज लेते हैं एक एंजल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस डोमेन में हम ज्यादा ऑपरेट करते हैं, कि एक एंजल इन्वेस्टर एक स्टार्टअप को क्यों मना करता है. अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग, राइट? कि चलो प्रॉब्लम भी माना सही है, लेकिन फाउंडर का बैकग्राउंड सही नहीं है. सेम डोमेन से फाउंडर ही बिलोंग नहीं करता, फाउंडर को एक्सपर्टीज ही नहीं है, राइट? तो मैं क्यों लगाऊं भाई पैसा? तुम्हारा आइडिया अच्छा है लेकिन मेरे को बंदा ही नहीं जमा, फ्रैंकली बंदा ही नहीं जमा, क्यों लगाऊं भाई पैसा वाली बात हो गई. क्योंकि एज एन एंजल इन्वेस्टर एक बहुत वेग स्टेटमेंट है जिसको हम बार बार रेफर करते हैं हमारे डोमेन में,
कि एज एन एंजल इन्वेस्टर हम घोड़े पे नहीं जॉकी पे पैसा लगाते हैं। घोड़ा हो गया स्टार्टअप, जॉकी हो गया फाउंडर। अगर मेरे को फाउंडर पे भरोसा है तो मेरे को ये मालूम है कि वो पिवट करके कुछ ना कुछ बना ही देगा, राइट? तो एज एन फाउंडर योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुड बी टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द इन्वेस्टर अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टअप दैट यू आर बिल्डिंग। क्या आप एक ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप बना सकते हो या नहीं बना सकते? अगर आपने वो बना दिया, योर हाफ जॉब इज डन, आई वुड से, राइट? So these might be the reasons on a broad aspect कि एक इन्वेस्टर पास क्यों करता है। और भी अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस है। मतलब आई थिंक एक पॉडकास्ट कम पड़ेगा, यू विल नीड टू डू 2-3 more episodes to understand it. We'll definitely look forward into it. So जैसे अभी ये हो गया कि एंजल इन्वेस्टर ने मना कर दिया, अब फाउंडर क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया तो या तो उनको लगता है कि हमारा आइडिया बेकार है, आधे से आधे यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं कि हमें फंडिंग नहीं मिल रही है तो हम ड्रॉप कर देते हैं, आइडिया अच्छा नहीं होगा। कहीं ऐसा होते हैं कि कोई बात नहीं, मना हो गया, और एंजल इन्वेस्टर्स की लिस्ट निकालो, उनको भेजना स्टार्ट करो। तो जो मेरे को लगता है कि एक बार फाउंडर को वहाँ पे पॉज लेना चाहिए सारे टाइम चीज़ों से जिसमें वो इवॉल्व है। एक बार देखना चाहिए कि मना क्यों करा है पहले, एक बार वो फीडबैक अगर मिल सके तो वो ट्राई करना चाहिए, नहीं मिलता है तो अपने आप में एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए अपने स्टार्टअप का, अपने बारे में कि क्या रीज़न जा रहा है, ताकि वो ये देख सके कि अगर हम किसी और को भी अप्रोच कर रहे हैं तो वो ना हो कि वो भी मना कर दें, फिर तो फायदा नहीं, फिर तो टाइम वेस्ट हो रहा है बेसिकली। तो उस पर क्या है कि एक फाउंडर को, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि एक फाउंडर को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए टू द सिचुएशन? तो आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछते रहे तो बहुत मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, राइट? सबसे पहले तो एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो, दो मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज्यादा समझ रखता हूँ, उसके अलावा एक अलग तरीके से शिफ्ट करते हैं इसको, एक फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मैं एक फाउंडर हूँ, राइट? अपने आप में एक फाउंडर के शू में रख के हम सोचते हैं, अगर मैं एक फाउंडर हूं तो मेरे दिमाग में कितना कुछ चल रहा है, राइट? मेरे को अपना प्रोडक्ट डेवलप करना है, कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, कस्टमर से भी फीडबैक लेना है, राइट? उसके बाद रेवेन्यू मॉडल ढूंढना है, मतलब बेसिकली मोनेटाइज करना है। उसके बाद में इन सब चीजों के बीच में एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट आ जाता है कि अरे अब मेरे को कंपनी चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, राइट? तो मैं फंडिंग के साइड देखता हूँ, राइट? सो एक फाउंडर के लिए जो 4-5 जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको, वही इतना एक दलदल की तरह होता है कि खींच लेते हैं एक फाउंडर को, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, फाउंडर्स बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमारे पास पैसे आ जाए तो बाकी सब प्रॉब्लम का सुविधा का सोल्यूशन निकल जाएगा। सबसे पहले तो उनको मालूम है ये 4-5 प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना लेते हैं कि पैसे आ गए तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, राइट? ये मैं एक फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो कोई भी अगर फाउंडर देख रहा है ये पॉडकास्ट तो मुझे गलत मत समझिएगा, राइट? तो ठीक है, एज इन्वेस्टर्स हम आपके डिलेमा समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वुड से, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू रन योर कंपनी, टू एक्सप्लेन योर आइडिया एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ लेट्स कीप दैट असाइड, राइट? एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अभी एज एन इन्वेस्टर मैंने एबीसी फाउंडर को मना कर दिया, उसने मेरे से फीडबैक भी ले लिया, इंप्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या सही में इंप्रूव कर पाएगा? 50% चांसेस है, राइट? अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टार्टअप में भी इन्वेस्टर फिट नहीं हो लेकिन कस्टमर फिट है, तो उसको आज फंडिंग नहीं मिलेगी लेकिन कभी ना कभी तो जरूर मिलेगी, राइट? तो इधर आ जाता है कन्विक्शन की बात, कि आप उस आइडिया या उस प्रॉब्लम को लेके कितना कन्विक्टेड है कि आप बोलते हैं कि पैसे मिले नहीं मिले, मेरे पास मेरे कस्टमर्स हैं, राइट? एंड आई विल मेक दिस वर्क विद माय कस्टमर्स, आई विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, राइट? अगर एज अ कस्टमर मुझे आपके प्रोडक्ट में फेथ है, आई एम रेडी टू पे फॉर योर प्रोडक्ट, उसी से अगर आप बूटस्ट्रैप करके चला पा रहे हैं जब तक आपको फंडिंग नहीं मिलती, तो क्या गलत है इसमें, राइट? सो देयर माइट बी वेरियस रीजन, इन्वेस्टर रिजेक्ट कर दे, बोले स्टेट सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अगर आपने कस्टमर बेस बना दिया है, आपको इन्वेस्टर आज मना कर रहे हैं लेकिन कल परसों वो खुद आएगा आपके पीछे, राइट? सो यू शुड बी वेरी पैशनेट अबाउट द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग। आई थिंक सब उधर ही बरी हो जाता है, बाकी सब चीज उधर ही खत्म हो जाती है। अगर आप पैशनेट है तो होगा आपका काम, मे बी आज नहीं, कल नहीं, लेकिन परसों तो होगा। ये सही बात है, इसलिए कहा जाता है कि कस्टमर्स आर द फर्स्ट इन्वेस्टर इन योर कंपनी।
100% एंड वेरी वेल पुट. इस लाइन को इनफैक्ट यू शुड हाईलाइट इट एंड इसके अराउंड एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहिए, राइट? आई थिंक बहुत लोगों ने लिखा भी होगा, बट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करते हुए, राइट? दे आर दी कस्टमर्स आर दी फर्स्ट इन्वेस्टर्स इन योर कंपनी बिकॉज दे ट्रस्ट यू. वो जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ना स्टार्टिंग का, वो उन्हीं से आता है. और अगर आप एक कस्टमर बेस बना के प्रोडक्ट मार्केट फिट का इंडिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैं मानता हूँ प्रोडक्ट मार्केट फिट या पीएमएफ को अचीव करना एक बहुत लेटर स्टेज पे आता है, बट अगर आप अपने प्रोडक्ट को स्टिकी बना के एक इंडिकेशन पीएमएफ का अचीव कर सकते हैं और वो इन्वेस्टर को नरेट कर सकते हैं, देन इट्स बैंग ऑन. कोई नहीं रोक सकता आप. बेसिकली प्री रजिस्ट्रेशन या फिर कस्टमर आपका प्रोडक्ट आने से पहले ही इतना इंटरेस्टेड है कि वो पे करने के लिए तैयार है आपको. 100%. आजकल आप कोई भी फिनटेक कंपनी देखो, आई एम इटसेल्फ इवैल्यूएटिंग सो मेनी, जिसमें ये वेटिंग लिस्ट का बहुत चल रहा है आजकल. सब बोलते हैं वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करो. ये वेटिंग लिस्ट क्या दिखाता है? इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिमांड अपने प्रोडक्ट का, राइट? और यही डिमांड वो सिर्फ कस्टमर को नहीं, आगे जाके इन्वेस्टर को भी बेचते हैं. So it's all a mind game, but then your product should be strong. Exactly. अब सर जैसे कि अभी हमने बात करी कि एक फाउंडर को क्या चीज़ देखनी चाहिए, रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, एक इन्वेस्टर कैसे करता है. एक चीज़ और मैं केम अक्रॉस आया था रिसेंटली एक फाउंडर से बात करते समय कि ऐसा मतलब जो मेरे को पर्सनली लगता है और जितना मैंने सुना है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टार्टअप को मेंटोर भी करते हैं एट द पॉइंट व्हेन एवर दे नीड. बट जो फाउंडर का उसका माइंडसेट था कि ऐसा था कि वी हैव ग्रोन टू सर्टेन थिंग, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, इन्वेस्टर सिर्फ पैसा लगाएगा और वो अपना भूल जाएगा. उनका सिर्फ ऐसा था. तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट मेंटोरिंग पार्ट इन अ इन्वेस्टिंग जर्नी, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है थ्रू आउट द जर्नी. I think this is a very important factor, and ये generally hand holding या you know mentorship, advisory, ये सब स्टार्टिंग स्टेज पे भी होता है, आगे स्टेज पे भी होता है. उससे पहले आपको इन्वेस्टर को समझना जरूरी है कि जो इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं वो पैसिव है या एक्टिव इन्वेस्टर है, राइट? अगर जैसे मैं अपने फैमिली ऑफिस की बात करूं, द रीजन ये हम इसको एक वीसी फंड की तरह नहीं ऑपरेट करते, we operate it as an family fund or family office fund, is so that we can be actively involved in the investments that we are making, right? So आपको इन्वेस्टर को समझना जरूरी है, आपको उसका थॉट प्रोसेस समझना जरूरी है. जब भी आप पिच करते हैं, पिच के बाद इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन रहते हैं, वैसे ही फाउंडर के पास भी क्वेश्चन होने चाहिए इन्वेस्टर के लिए कि सर आर यू एन एक्टिव इन्वेस्टर, सर हाउ विल यू हेल्प मी ग्रो सर. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में ड्राई पाउडर बहुत है. ड्राई पाउडर बोले तो कैपिटल, आपको पैसे कोई भी दे देगा, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कोई भी दे देगा. आपको ग्रो करने में कैसे हेल्प करेगा, उधर पॉइंट आता है, राइट? सो ऑफ कोर्स ये एक फाउंडर तभी समझ सकता है जब वो इन्वेस्टर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करे कि वो एक्टिव है या नहीं है, राइट? अब कुछ फाउंडर्स होंगे जो ग्रो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वी जस्ट नीड कैपिटल टू ग्रो, वी आर सॉर्टेड दैट वे. तो वेल एंड गुड, मेक इट क्लियर टू द इन्वेस्टर. ये भी जरूरी है, यू हैव टू मेक इट क्लियर टू द इन्वेस्टर. आपका नरेटिव ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि सर वी जस्ट नीड योर मनी टू ग्रो. अपार्ट फ्रॉम दैट वी वुडंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ मेंटरशिप ऑन एन इमीडिएट बेसिस. ऑफ कोर्स कुछ जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली, राइट? बट अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस इन्वेस्टर इज हिज प्रोफाइल इज गुड, इस डोमेन से है एंड ही कैन हेल्प मी, सो यू शुड से अपफ्रंट, सर अपार्ट फ्रॉम योर मनी व्हाट आई नीड इज योर हेल्प टू ग्रो, your help so that you can connect me to like-minded people in the industry, right? So ये अंडरस्टैंडिंग से आती है और इन्वेस्टर को भी समझना जरूरी है और उससे भी ज्यादा फाउंडर को समझना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर का तो एक ही मोटिव है, मैं हेल्प करूं या ना करूं. मेरे हेल्प करने से अगर मेरे को रिटर्न बेटर मिल रहा है तो मैं हेल्प कर दूंगा, नहीं करने से भी रिटर्न मिल रहा है तो भाई मैं क्यों करूं. सही बात. So दोनों तरफ का इसमें खेल होता है, एंड बोथ ऑफ देम शुड बी वेरी केयरफुल विद दिस. अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई बेसिकली, वही कितना कनेक्ट कर पाते हैं फाउंडर्स इन्वेस्टर के साथ. एंड आई थिंक इसीलिए स्टार्टेड अप जैसे प्लेटफॉर्म्स एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक फाउंडर इन्वेस्टर फिट को जो पजल है ना उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? खाली रैंडम इन्वेस्टर से नहीं कनेक्ट करते, दे कनेक्ट यू विद द राइट इन्वेस्टर्स फॉर योर स्टार्टअप, राइट? तो वो एक फाउंडर और इन्वेस्टर का फिट है, उसका जो पजल है वो आपके जैसा वेंचर्स सॉल्व कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज व्हाई ऐसे वेंचर्स के और स्कोप है इंडस्ट्री में, क्योंकि ये गैप है और ये हमको दिखता है एज एन इन्वेस्टर.
एग्जैक्टली सर, ये यही गैप ना शुरुआत में जो फाउंडर्स होते हैं जिनको प्री सीड चाहिए होता है, उनको इतना नहीं समझ आता, क्योंकि उनको उस समय ऐसा होता है कि एक बार फंड्स मिल जाए, बैक हो जाए, हम बस काम चालू है। उनको जब किसी को एक बार मिल जाए उसके बाद उन्हें समझ आती है इक्विटी की वैल्यू भी, इस चीज की वैल्यू भी, तो उसके बाद उन्हें चीजें समझ आती है। राइट। ऑल्सो जैसे कि ना फाउंडर शुरुआत में प्री सीड रेस करते हैं, सीड रेस करते हैं, तो वो ऑफन ऐसा होता है कि वो या तो इक्विटी ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं या फिर बहुत कम इक्विटी के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट मांग रहे होते हैं। तो वो पार्ट में उनको कैसे अपने दिमाग में चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल्स तो बोलते हैं, फाइनेंशियल्स तो वैल्यूएशन निकाल देते हैं, बट स्टिल टीम को भी देखा जाता है फाइनेंशियल्स के बाद भी, और भी अदर एस्पेक्ट्स होते हैं। तो वो चीज कैसे एक फाउंडर माइंडसेट लेके आए? ओके, सो इसमें सबसे पहले तो एक फाउंडर को ये समझना जरूरी है कि द मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ रेजिंग कैपिटल इज बाय सेलिंग इक्विटी। डेट से अगर आप कैपिटल रेस कर रहे हैं वो सस्ता है, आपको 1, 2, 10%, 1 रुपए का ब्याज, 5 रुपए के ब्याज पे भी पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी दे रहे हैं तो आप उसको ओनरशिप दे रहे हैं किसी भी इन्वेस्टर को। सो अगर आप इक्विटी बेच के पैसा रेस कर रहे हैं, वो सबसे महंगा तरीका है फंड्स रेस करने का। ये एक फाउंडर को समझना बहुत जरूरी है, राइट। ये इन्वेस्टर्स को तो ऑलरेडी मालूम है, तभी इक्विटी मांगते हैं। डेट अपफ्रंट कोई नहीं देता, तब बोलते हैं इक्विटी दे दो भाई। ऑफ कोर्स फाउंडर को, इन्वेस्टर को भी रहता है कि एक आई डोंट नो इफ इट्स गोना वर्क और नॉट, अभी तक इनका रेवेन्यू भी नहीं आ रहा, हाउ विल दे पे ऑफ माय डेट, व्हाई शुड आई राइट देम अ डेट राउंड, व्हाई नॉट एन इक्विटी राउंड। बट एक फाउंडर को ये समझना जरूरी कि इक्विटी सबसे महंगा तरीका है कैपिटल रेस करने का। अब अगर फाउंडर ये समझ लिया तो फाउंडर को एज अ फाउंडर, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग योर स्टार्टअप, एक फाउंडर को ये भी समझना चाहिए कि क्या क्या तरीके होते हैं फंड्स रेस करने के, क्या क्या टूल्स होते हैं, राइट। सो नाउ एज एन इन्वेस्टर, इफ आई लुक एट ए स्टार्टअप, एक स्टार्टअप को देखता हूं जो प्री रेवेन्यू है, आइडिया है, कस्टमर गेन कर लिया, थोड़ा बहुत ट्रैक्शन है, लेकिन रेवेन्यू नहीं है अभी, मैं उसको इवैल्यूएट कैसे करूंगा, उस पर वैल्यूएशन कैसे डालूंगा, राइट। वैल्यूएशन क्या होता है जनरली कि अच्छा आपका समझो 100 रुपए का रेवेन्यू है, मैं यूएस में कोई कंपनी देखता हूँ जो सिमिलर फेस पे या सिमिलर फेस पे थी, उसके ऊपर मैं 10x का वैल्यूएशन डाल के बोलता हूँ आपकी कंपनी 1000 रुपए की है, ये होता है वैल्यूएशन। लेकिन अभी आपके पास कोई रेवेन्यू स्ट्रीम ही नहीं है, खाली प्रोजेक्शन है, राइट। उसके बेसिस पे अगर आप एक वैल्यूएशन ऑलरेडी डाल देते हैं अपनी स्टार्टअप पे, तो एक इन्वेस्टर को स्टार्टिंग में वो थोड़ा अटपटा लगता है, वो बोलता है तुम्हारा वैल्यूएशन मतलब रेवेन्यू स्ट्रीम तो है नहीं, तुम किस हिसाब से अपने आप को वैल्यू कर रहे हो। चलो बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है फाउंडर का, सब मान लिया, फिर भी कुछ फंडामेंटल तो सही है ही नहीं ना वैल्यूएशन डालने के लिए। तो एक फाउंडर को क्या बोलना चाहिए कि सर अगर वैल्यूएशन अभी नहीं डालते, एक काम करते हैं, हम एक सेफ नोट के थ्रू फंड्स रेस कर लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेफ नोट क्या हो गया बेसिकली, इट इज बेसिकली कि मैं आज वैल्यूएशन नहीं डाल रहा आप पे, मैं उसी वैल्यूएशन को 3 साल बाद शिफ्ट कर देता हूँ। It is an simplified agreement for future equity. Safe. This was started by YC in the US, followed down. Abhi India mein I think everybody is doing it. Whether it is the likes of 100x VC who use iSafe notes or other angel groups जो safe note के around ही evolve करते हैं, operate करते हैं, pre-revenue startups को valuate करने के लिए, right? So एक founder को apart from उसके startup build करने पे focus करने के अलावा उसको ये भी देखना चाहिए कि टूल्स क्या होते हैं फंड्स रेस करने के। CCPS हो गया, सेफ नोट्स हो गए, राइट। और क्या क्या टूल्स हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हम इन्वेस्टर को पिच कर सकते हैं कि सर आज हम रेवेन्यू नहीं बना रहे, आप हमारा प्रोजेक्शन देख के वैल्यूएट मत कीजिए हमको, लेकिन ये जो वैल्यूएशन का खेल है उसको आज ना रख के हम 3 साल बाद रखते हैं, कुछ माइलस्टोन के बाद, कि 100 के कस्टमर अक्वायर कर लेते हैं उसके बाद, राइट। So I think these are the pointers जहाँ पे एक फाउंडर को खुद सीखना पड़ेगा कि क्या क्या टूल्स होते हैं जिससे वो पैसे रेस कर सकते हैं। और इक्विटी सबसे महंगा टूल है, अगर आप इक्विटी बेच रहे हैं तो सबसे महंगा टूल है, तो सावधानी से पैसे रेस कीजिए। That's true definitely, क्योंकि इक्विटी की इंपॉर्टेंस उन्हें अभी समझ नहीं आती, बाद में जब वो ज्यादा डाइल्यूट करके एंड अप हो जाते हैं तो फिर उन्हें वहां पे दिक्कत आती है कि जब उन्हें फ्यूचर में रेस करना होता। ऑफ कोर्स, क्योंकि ओके लेट्स लुक एट द लार्जर पिक्चर हियर। एज अ फाउंडर आप स्टार्टिंग में अपार्ट फ्रॉम द शेयर दैट यू होल्ड ऑफ द स्टार्टअप दैट यू आर इन, आप किस तरीके से कमा रहे हैं आप अपना, अगर आप घर कैसे चलाएंगे अपना, सैलरी पे। स्टार्टअप एक कंपनी है, आप कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी आपको सैलरी देगी, आप उससे मे बी रिच हो सकते हैं लेकिन आप वेल्दी कभी नहीं होंगे,
वेल्दी आप तब होंगे जब आपकी कंपनी का मार्केट कैप एक लेवल पे पहुंच जाए और आप बोले कि आज मैं उस कंपनी को इतने शेयर होल्ड कर, राइट? जेफ बेजोस इज नॉट वेल्दी बिकॉज he is withdrawing salary from Amazon of say $100,000 per month, vague number. He is rich, he is wealthy because Amazon's market value is above $1 trillion and he holds 20% of Amazon, for example, right? Exactly. So ये एक फाउंडर को तब समझ आएगी जब वो ग्रो करेंगे. अगर फाउंडर को जल्दी समझ आ जाएगी इक्विटी से पैसा रेस करना महंगा है, तो वो खुद से ही खुद सावधान हो जाएंगे. That's true. ये तो सर हमने बात करी वैल्यूएशन की, कि वैल्यूएशन निकाल रहा है स्टार्टअप तो उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, डाइल्यूट कर रहा है इक्विटी, वो सब. बट वैल्यूएशन का भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इससे वैल्यूएशन निकल रही है, एजम्पशन जो स्टार्टअप ले रहा है. क्योंकि वेग एजम्पशंस लेते हैं बहुत ज्यादा. मैंने देखा है कि कहेंगे सडनली इतनी ग्रोथ हो गई, उसके बाद सडनली इतनी ग्रोथ हो गई, तो रीजंस पूछो तो मिल जाएंगे फंड, हम ग्रो कर लेंगे. तो वो चीज उनका रीजन होती है. तो उन्हें एजम्पशंस पे कैसे फोकस करना चाहिए? ओके, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? अब जो वर्ड अजम्पशन है, राइट, ये समझना जरूरी है कि अजम्पशन वर्ड ही बहुत सब्जेक्टिव है. शायद जो आप अजम्पशन मानते हैं वर्सेस शायद जो मैं अजम्पशन मानता हूं अलग हो सकता है. सेम अजम्पशन होगा लेकिन मैं उस अजम्पशन को जैसे परसीव करूंगा और आप जैसे परसीव करेंगे अलग हो सकता है, राइट? सो एक फाउंडर जब कुछ अजम्पशंस के अराउंड काम करता है, उसको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि स्टैंडर्डाइज अजम्पशंस इस इंडस्ट्री के क्या है, राइट? उसका एक टेम्पलेट बनाना चाहिए ताकि अगर इन्वेस्टर क्वेश्चन रेज करे कि ऑन व्हाट इज योर अजम्पशन बेस्ड, दीज आर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री अजम्पशंस, राइट? यू हैव एन आंसर व्हिच इज रेडी. सो अजम्पशंस के साथ खेलना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि सब्जेक्टिव है, बट हर इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड है और रेफरेंस पॉइंट होते हैं. अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया 100% यूनिक है, देन दैट इज नॉट ट्रू. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो रेफर्ड है. दुनिया में मेरे हिसाब से कुछ भी 100% यूनिक नहीं होता. कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट तो होता ही. आप उसको रेफरेंस बोल लो, इंस्पिरेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, राइट? उसके अराउंड आप किस तरीके से एक स्टैंडर्डाइज इंडस्ट्री अजम्पशन का टेम्पलेट बनाते हैं, उसको कैसे नरेट करते हैं, उसका टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होता है. We'll come to that a bit later. And उसको आप कैसे सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं ये कह के, राइट? अगर आज आके मेरे को कोई एडटेक कंपनी पे, एडटेक स्टार्टअप पे कोई एक वेग अजम्पशन बताए, शायद मैं मान लूं क्योंकि टाइमिंग अच्छी है, राइट? सो टाइमिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आज अगर आके मेरे को कोई को लिविंग को वर्किंग स्पेस का स्टार्टअप पिच कर रहा है और वो मेरे को एक स्टैंडर्डाइज इंडस्ट्री का अजम्पशन भी देता है, मैं बोलूंगा मैं मान नहीं सकता, पैंडेमिक आ गया, तुम्हारा अजम्पशन बेसलेस है. क्यों है? तो स्टैंडर्डाइज इंडस्ट्री का ही अजम्पशन, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है, टाइम टू टाइम अपडेट होना है. करेक्ट. सो द टाइमिंग एस्पेक्ट ऑल्सो नीड्स टू बी वेरी क्लियर. तो इसका एक टेम्पलेट बनाना चाहिए एंड देन वी फाउंडर शुड वर्क अराउंड दैट. और फिर कितने तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मैटर करता है. that's true. अब सर जैसे ये assumptions हो गए, assumptions में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स अटकते हैं, और इसके बाद जहाँ स्टार्टअप अटकता है वो होता है कि इनिशियल फंडिंग कितनी उठानी चाहिए. वो सारी चीज़ें निकाल लेगा, सारे फाइनेंशियल निकाल लेगा. मैंने ऐसा देखा है कि मेरे पास स्टार्टअप आया, वो कह रहा है इतनी फंडिंग मेरे को रेज करनी है. फिर जब उसके फाइनेंशियल्स के लिए मैंने कहा फाइनेंशियल्स बनाओ, तब पता लगा वो फंडिंग तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी. तो वो चीज़ को वो लोग डिटेल्ड में सारी चीज़ों के साथ वो एग्जामिन नहीं करते बेसिकली. तो वो चीज़ के बारे में. सुपर. सो फॉर्चुनेटली योर आंसर लाइज इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट? सो यहाँ पे रनवे की बात आती है. जब एक स्टार्टअप या एक फाउंडर अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग रेस करता है, तो उसको रनवे को ध्यान में रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम एलोकेशन ऑफ द फंड्स, राइट? अब रनवे क्या होता है? आज आपने फंडिंग उठा ली, से 100 रुपीज, 100 रुपए की फंडिंग उठा ली आपने. आपको ये कैलकुलेट करना जरूरी है कि वो 100 रुपए कब तक चलेंगे, राइट? उसके बेसिस पे आपको ये कैलकुलेट करना जरूरी है कि समझो 100 रुपए 12 महीने तक चले, तो मेरे को 12 महीने बाद फिर से पैसे की लागत होगी. इसके लिए मैं 8 महीने के बाद ही मार्केट में वापस पिच करने चला जाऊंगा ताकि मेरे पास 4 महीने का बफर हो हाथ में.
4 महीने, 2 से 3 महीने, 4 महीने तो किसी को भी लगते हैं फंडिंग रेस करने में। रातों रात का तो खेल होता नहीं है, राइट? तो रनवे की बात आ जाती है, और एक फाउंडर को अपने स्टार्टअप के लिए अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एलोकेशन कितना रनवे होता है वो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ प्रोजेक्शन से हो सकता है। आपको अपना बर्न रेट निकालना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, मतलब बेसिकली आप एलोकेट करने के बाद अपना ओपेक्स कैपेक्स को सेपरेट करने के बाद आप उस पैसे को कितनी देर तक चला सकते हैं, आपको वो पैसा उठाने से पहले सोचना जरूरी है, ना कि वो पैसा उठाने के बाद। क्योंकि अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है तो उसका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि आज आप 1 करोड़ मांग रहे हैं तो कब तक चलेगा ये पैसे? फॉर एवर तो नहीं चल सकता, वापस पैसे की जरूरत पड़ेगी। कब तक चलेगा ये पैसे? उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, आज आपने जैसे 100 रुपया उठा लिया फंडिंग के नाम पे, आप उस 100 रुपए से कितने कस्टमर्स लाके उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, राइट? वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है शायद आप एक बार फंड उठा लें और फिर आप अपने आप को बूटस्ट्रैप कर दें। पॉसिबल है, क्यों नहीं? आई हैव नॉट सीन इट हैपन, execution is difficult, but as an investor I'm optimistic, so I have the right to hold my opinion, and I think it is 100% possible कि एक बार फंडिंग उठाने के बाद the startup can again bootstrap itself by gaining customers, but generally नहीं होता इंडस्ट्री में। so रनवे को ध्यान रखना बहुत जरूरी चीज है। एग्जैक्टली ये चीज मतलब ऐसी है जो स्टार्टअप को, कि स्टार्टअप सोचते हैं कि ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे, बट उन्हें करके रखनी चाहिए बिफोर अप्रोच। करेक्ट। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं डालना चाहिए। एग्जैक्टली। इसको ऑन पेपर, मे बी ऑन एन एक्सेल शीट डाल के दिखाना चाहिए। दिस इज द रनवे, कि ये पैसा इतने टाइम बाद जीरो हो जाएगा और ये जीरो होगा, पहले तो इसको मान लो। एग्जैक्टली। अब सर जैसे कि हमने बात करी कि रनवे आ गया अब स्टार्टअप के पास, जो नेक्स्ट सबसे बड़ी मेरे को लगता है डिलेमा होता है, मैं मिस्टेक नहीं कहूंगा, कि स्टार्टअप, कई मैं ऐसे स्टार्टअप देखता हूँ प्री सीड है, कुछ इन्वेस्ट उन्होंने करा है, ठीक है, अच्छी बात है, बट वो कहते हैं कि फंडिंग मिली, अगले महीने से सैलरी चालू। या फिर कई ऐसे होते हैं जो फंडिंग मिली, सैलरी नहीं ली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगली फंडिंग मिली तब भी नहीं ली, मतलब या तो बहुत जल्दी या फिर बहुत ही ज्यादा डिले। तो वो कैसे एक फाउंडर में देखे वो चीज के बारे? राइट, अगेन वेरी वेरी ट्रिकी। तो अगर आपने फंडिंग रेस कर ली और आप सैलरी विड्रॉ करना चालू कर दी, इन्वेस्टर अपसेट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर बोलेगा मेरे पैसे से तुम अपना जेब कैसे भर सकते हो जब तुमने बोला था कि तुम कंपनी चलाने के लिए पैसे लोगे। नंबर 1। नंबर 2 सिनारियो जो है कि फाउंडर फंड सैलरी नहीं लेता, वेरी रॉन्ग, आई वुड से वेरी रॉन्ग, राइट? तो इसमें भी एक चीज होती है, अगेन इंडस्ट्री एवरेज पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक एडटेक स्टार्टअप चला रहे हैं, आप अर्ली स्टेज पे है, आपने एक्स अमाउंट ऑफ फंडिंग उठा ली और आपको एक वेग आइडिया है कि इंडस्ट्री में लोग, अगर मैं सीईओ का पोजीशन होल्ड करता हूँ अपार्ट फ्रॉम द फाउंडर, या सीटीओ हूँ और आई एम द मार्केटिंग गाय अपार्ट फ्रॉम द फाउंडर, राइट? तो उस डेजिग्नेशन के लिए एक क्या रीजनेबल अमाउंट होता है इन टर्म्स ऑफ अ सैलरी, उतना ही विड्रॉ करना चाहिए और करना चाहिए। अगर आप इसको 1 राउंड के बाद डिले कर दे, 2 राउंड के बाद डिले कर दे, 3 राउंड के बाद डिले कर दे, आपको इंसेंटिव ही नहीं रहेगा। आपको भी तो एज एन ओके, फाउंडर से पहले ये समझना जरूरी है कि आप एक इंडिविजुअल है। मैं ना सिद्धार्थ हूँ, मैं ना एक मेल हूँ, मैं ना एक इन्वेस्टर हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी की बात आती है, मैं एक ह्यूमन हूँ। ह्यूमन को काम करने के लिए कुछ इंसेंटिव चाहिए, राइट? तो a little amount of salary is good, and if the only objective is to fill my pocket with the investors' money, then I don't know, it's not appropriate. Then it will also, मतलब तब रेस करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब वो कंपनी के लिए दे रहे हैं। See, होता है, right? I've also encountered something like this. I won't name the startup or the founder, but ऐसा हुआ है कि हमने बात कर ली, सब सॉर्टेड है, लास्ट में आई आस्क्ड दी फाउंडर की ठीक है, नाउ व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ विड्रॉइंग अ सैलरी। वो अपनी जनरली फाइनेंशियल प्रोजेक्शन शीट पे बता देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन रहता है कि इतने पैसे क्यों उठा रहे हो? तो बोलते हैं नो सर, आई बिलोंग टू दिस बैकग्राउंड, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है,
मैं एक्स बैंक में काम कर चुका हूँ, उस बैंक में मेरे को इतनी सैलरी मिलती थी, सो आई अज्यूम मेरे को इसमें भी उतना मिलना चाहिए, राइट? तो अगर तुमको अपनी सेफ्टी देखनी थी इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तो तुम उसी के लिए काम करते। एग्जैक्टली, स्टार्टअप क्यों कर रहे हो? प्रमोशन मिल जाता। रिस्क क्या ले रहे हो? बात रिस्क की आ गई ना। आज तुमको 100 रुपए किसी और पुरानी कंपनी में काम करने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन तुम वो कंपनी छोड़ के खुद का स्टार्टअप करते हो, उसमें अगर तुमको 100 रुपए ही मिल रहे, तो तुम भाई रिस्क क्या उठा रहे हो? True. उसमें जब तुमको 50 रुपए मिलेंगे तभी बोल सकते ना कि हाँ, मैंने वो 50 रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज किया उधर, और ये मेरा रिस्क है। ट्रू। और अगर मैं कुछ भी नहीं उठा रहा, मैं 0 उठा रहा हूँ, जबकि उधर से 100 उठा रहा था, तो मेरे पास इंसेंटिव ही नहीं है काम करने को। एग्जैक्टली, मतलब ये एक ऐसी चीज हो जाती है जिसको स्टार्टअप को ना थोड़ा एग्जामिन करना चाहिए कि किस स्टेज पे उसको लगता है कि उसका स्टार्टअप अब थोड़ा सा चल सकता है अपने आप, अगर वो सैलरी ना लेना शुरू करे तो फिर उसके बाद उसे वो चीज को आगे कैरी ऑन करना चाहिए। राइट, बहुत ही जरूरी चीज है। और काफी इन्वेस्टर्स इससे भी सेटबैक ले लेते हैं जब वो प्रोजेक्शन शीट देखते हैं कि अच्छा, ये लोग इतना पैसा सैलरी पे डाल रहे हैं। अगर यही मेरे को वो फाउंडर बोलता ना कि ये मैं पर्सनल सैलरी विड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये एक मार्केटिंग गुरु को ला रहा हूँ अपनी कंपनी में, जिसको उतना देना पड़ेगा क्योंकि उसका एक्सपर्टीज है, राइट? या मैं किसी इंडिविजुअल को हायर कर रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेसिफिक अच्छा है, जैसे एचआर के लिए या फॉर व्हाटसोएवर दैट मैटर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, और वो मेरे से ज्यादा सैलरी ले रहा है, तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो जितना वैल्यू ऐड कर सकता है वो उस लेवल पे आज ये फाउंडर नहीं कर पाएगा। वर्थ होता है ना, वर्थ होता है हर चीज का। क्या तुम वर्थेड हो उतनी सैलरी लेने के लिए? खुद से पूछ के देखो, अपने आप जवाब निकल जाएगा। सर, अब थोड़े से ना, मैंने एक बार ट्विटर पे ट्वीट करा था कि जिसको कोई आम फाउंडर को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, तो मैं जस्ट वो ओपन कर लेता हूँ, फिर हम वो टेक क्वेश्चंस करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन 7 पूछ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो प्लान कर रहे हैं क्लोथ स्टिचिंग को ऑनलाइन लेके जाने का, ताकि वो मोर एफिशिएंट और स्मूथ हो जाए, और वो ये स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर आप उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सके तो, मतलब ओके, राइट। फाउंडर का क्या नाम बताए थे? I'm sorry, साद। ओके, एंड उनका वेंचर रिवॉल्व करता है क्लोथ स्टिचिंग को ऑनलाइन कर देना, राइट? तो मेरा सबसे पहला, ऑफ कोर्स, आई मीन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू इवैल्यूएट द स्टार्टअप एंड देन टेक अ डिसीजन। ये तो बहुत वेग वे है कि क्यों इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बट मेरे 2-3 सवाल है। अगर वो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, आई वुड डेफिनेटली टेक इट फर्दर। सबसे पहली चीज तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत पुरानी है, राइट? इंटरनेट उतना पुराना नहीं है। आज तक अगर ऐसा नहीं हुआ या हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? नंबर 1, कोई कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा कोई तो क्यों नहीं कर रहा? वजह क्या है? कुछ तो वजह होगी, राइट? नंबर 2 क्वेश्चन इज कि अगर आप ऑनलाइन स्टिचिंग की बात करें, टेक्सटाइल क्लोथ स्टिचिंग की बात करें, इट इज मोर ऑफ अ ह्यूमन इंटरैक्शन, फिजिकल इंटरैक्शन एस्पेक्ट in terms of taking measurements and all of that. Now, if the founder is telling me कि sir, we've developed a technology जहां पे हम आपका बॉडी स्ट्रक्चर स्कैन करके आपको एग्जैक्ट फिट्स दे सकते हैं, एंड दिस इज अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, मे बी थ्रू AI और ML, और ये प्रोप्राइटरी है, ये कोई हमसे कॉपी नहीं कर सकता, आई एम इंटरेस्टेड। दैट्स ट्रू। सो अगला क्वेश्चन जितेश पूछते हैं कि कौन से स्टेज पे एक स्टार्टअप को फंड रेज करने जाना चाहिए? Okay, very true. Okay, so कौन से स्टेज पे एक स्टार्टअप को फंड रेज करने जाना चाहिए? Okay, let's talk from the Indian context itself. अगर ये शायद वेस्ट होता है and he would be in the early booming days of the whole startup ecosystem, आप शायद एक टिश्यू पेपर पे आइडिया लिख के फंड रेज करने जा सकते थे, बट ये इंडिया है। Let's digest that upfront. यहाँ पे एक इन्वेस्टर को सबसे जरूरी होता है ट्रैक्शन। अगर आपके पास इनिशियल ट्रैक्शन है तो आप जाइए एक इन्वेस्टर के पास फंड रेज करने। एक इनिशियल ट्रैक्शन बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप अपना प्रोडक्ट को अपने बिल्डिंग में ही 4 लोगों को बेच के ट्रैक्शन बोले, या अपने फैमिली मेंबर्स को ही बेच के ट्रैक्शन बोले, किसी भी तरीके का ट्रैक्शन।
चाहे वो जस्टिफाइड हो या नहीं हो, वो सेकेंडरी चीज है, बट किसी भी तरीके का ट्रैक्शन अगर आपके पास है इनिशियल स्टेज पे, तो इट इज अ गुड टाइम टू गो रेस फंड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर अ हेवी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट, जो बोलता है मेरे को प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, उसके बाद ही मैं बेचने जा सकता हूँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ही चाहिए, तो एक एमवीपी बनाइए, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो एक प्रोटोटाइप बनाइए, मे बी एक 3D मॉडल या किसी के थ्रू, एंड बेस्ड ऑन दैट go for funding, right? So again, depends on the stage, type of startup that you are in, product based company है, SaaS based company है, for that matter, and traction होता है, तो based on that. So I think these are the main pointers. सो मतलब 2 ही क्वेश्चन लिए थे आज, साथ में और भी पूछेंगे, बट दे आर सिमिलर वंस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द पॉडकास्ट. Superb. तो Superb. जस्ट मैं Great. एंड करना चाहूंगा एक लास्ट क्वेश्चन के साथ कि अगर आप कोई फाउंडर के लिए ऐसी लर्निंग शेयर करना चाहें जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस करी है और जो फाउंडर को फोकस करनी चाहिए, वो चीज. 100%. 100%. So, okay, this is again coming from a very personal space. This is my own opinion. I might be not correct in this, I would say, but this is what I feel that founders should also learn and divert their time to, which is to understand the investor's mentality, right? And उनको ये भी समझना चाहिए कि we are investors, but we are humans also. So they should be empathetic towards us. When I mean empathy, I mean that a founder might take an investor's time for granted, which I do not accept at all. Right? So they should be empathetic about that. And the other thing that I was talking about was diverting their focus to a particular space, which is learning about instruments to actually raise funds. Right? आप अपने प्रोडक्ट बनाने में माहिर हो सकते हैं, शातिर हो सकते हैं, प्रोडक्ट बेचने में शातिर हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से फंडिंग रेस करें, एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव को भी समझना जरूरी है. So this is what I would suggest the founders to learn and improve upon from a very personal experience that I've come across this ecosystem. सो इट वाज मतलब बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट रहा. फाउंडर्स के लिए काफी ज्यादा चीजें क्लियर हुई होंगी, उनके जो कॉमन डाउट्स होते हैं वो सॉल्व हुए होंगे, काफी नई चीजें उन्हें सीखने को मिली होगी. सो इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट सर. I mean, likewise, it is always wonderful talking to you on a personal note as well, evaluating startups through Started Up, and also connecting with various founders and gauging their questions, addressing them as well. So I would say it is an absolute pleasure from my end and an honor to be on this podcast, right? Thank you so much, Himanshu, and all the best to the founders. थैंक यू सर.